हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। और आज इस चैप्टर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव इसके रेफरेंस में निकाला जाता है, इसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। इसलिए इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। यानी कि जितनी भी धातु का हम इलेक्ट्रोड विभव जानते हैं वो इसी के रेस्पेक्ट में निकाला गया इलेक्ट्रोड विभव है। मतलब यह है कि किसी भी धातु का वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रोड डिफरेंस ज्ञात किया जा सकता है। इसे सीखेंगे, मैं बताऊंगा, इसको बहुत अच्छे समझाऊंगा, डोंट वरी। हाँ, अभी फिलहाल आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उस पर देखते हैं। हम पढ़ने वाले बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे शी बोल देते हैं। और क्या पढ़ेंगे हम, धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। जो मैं बता रहा हूं कि किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो वो ज्ञात करने का तरीका देखेंगे, आज सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। साथ में जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भाई Mg डाई पॉजिटिव से Mg का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे। अगर ये क्वेश्चन देते कि Mg डाई पॉजिटिव से मुझे Mg का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। करे बेटा, चलिए बात कर रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या बोल देते हैं बेटा, शी, SHE। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, यानी कि इसके द्वारा किसी भी धातु का हम इलेक्ट्रोड विभव फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या क्या बातें होनी चाहिए, इसका कंस्ट्रक्शन बताओ कि बनाया कैसे जाता है, इसको हम कैसे फॉर्म करता है और वर्क कैसे करता है, ये भी आज हम देखने वाले हैं। तो आपने देखा है इससे पहले लेक्चर में कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड की बात करते थे तो हम उस इलेक्ट्रोड को उसी धातु के सॉल्यूशन में डिप कराया करते थे। जैसे हमने हाइड्रोजन की बात, सॉरी जैसे हमने जिंक की बात करी थी, तो जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक के सॉल्यूशन में ही डिप कराया था। अगर कॉपर की बात करी तो कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर के सॉल्यूशन में ही डिप कराया था। क्लियर है। कुछ ऐसे ही हम यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी हम बनाने वाले हैं शी को। हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये रहा बेटा, ये कंटेनर है जिसके अंदर हमने विलियन भर रखा है, विलियन भर रखा है। ये रहा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत आसान है। ये हमारे पास विलियन है बेटा, ये क्या है हमारे पास, विलियन। और ये जो विलियन है, चूंकि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो विलियन भी हाइड्रोजन के आयंस का ही होगा, इसलिए हमने यहां पर लिया बेटा HCl का सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन है तो उसकी मोलरता कितनी रखनी है, 1। तो हमने यहाँ पर HCl सॉल्यूशन लिया 1 कैपिटल M का, मोलरता 1 रखनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, याद होगा स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, मोलरता 1 होनी चाहिए, ताप 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और दाब 1 ATM होना चाहिए, 1 वायुमंडल दाब। यही तो था मानक कंडीशन। तो हमने सॉल्यूशन तो मुझे किसका लेना है, हाइड्रोजन के आयंस का लेना है ना। तो हाइड्रोजन के आयंस का सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलरता कितनी ली, 1 कैपिटल M। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर एक कांच की जैकेट डिप कराई। ध्यान से समझना बेटा, ये कांच की जैकेट है, ये कांच की जैकेट है बेटा।
डिप करा दी मैंने इसके अंदर। ये कांच की जैकेट, क्लियर है। हाँ, इसको यहां से हमने क्या करा, यहां से क्लोज कर दिया और यहां से ऊपर से इसको मैंने ओपन कर दिया, ओपन कर दिया बेटा। इसको चेक करते रहना, ये ओपन कर दिया, ध्यान से समझते रहना बेटा। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां से हाइड्रोजन गैस को पास कराऊंगा, यहां से मेरी हाइड्रोजन गैस H2 गैस को एंटर करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन रखनी है तो गैस का दाब कितना रखना है, 1 atm। 1 atm गैस पर 1 atm दाब पर हम यहाँ क्या कराने वाले हैं, गैस को फ्लो कराने वाले हैं, गैस को प्रवाहित करने वाले हैं। अब यहां पर अभी तक हमने कोई इलेक्ट्रोड नहीं लगाया, यहां पर अभी तक हमने कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं लगाया, इसको समझ लो बेटा। इस तरीके से दिखा देते हैं। अभी तक हमने कोई भी यहां पर इलेक्ट्रोड नहीं लगाया, इलेक्ट्रोड तो नहीं है ना कोई भी अभी। हाँ, तो इलेक्ट्रोड ना तो सॉल्यूशन का बन सकता है, ना तो H+ आयन का बन सकता है, ना ही H2 गैस का बन सकता है। इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है वो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। और निष्क्रिय इलेक्ट्रोड भी मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे वो प्लेटिनम का लगाएंगे, जो कि निष्क्रिय होता है। तो चेक करते हैं बेटा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड को। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, हमने यहां पर ये इलेक्ट्रोड लगा दिया प्लेटिनम का। ये हमारे पास क्या बेटा, पीटी का तार है, या मतलब पीटी का इलेक्ट्रोड है जो काम करेगा। ध्यान से देखना, जो काम करेगा, या तो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ना जो काम करेगा, तो कैथोड या फिर एनोड का देखेंगे, वो तो अभी बात करेंगे। फिलहाल पीटी का तार लटका दे। साथ में मैंने रिएक्शन को अच्छे से देखने के लिए यहां पर एक पीटी की फॉइल भी लगा दी, प्लेट भी लगा दी। पीटी क्या लगा दी बेटा, प्लेट भी, अच्छे से रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, पीटी की प्लेट है, पीटी की प्लेट। हाँ, ब्लैक फॉइल, ब्लैक प्लेट, ताकि रिएक्शन को अच्छे से समझा जा सके। ध्यान से समझो बेटा, अच्छे से, बहुत अच्छे से। पीटी की फॉइल लगा दी यहाँ पर। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ का तापमान कितना होने वाला है, यहाँ का तापमान नॉर्मली तो हम रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। वैसे किसी भी ताप पर ये एक ही तरीके से वर्क करेगा, स्टैंडर्ड ही वर्क करेगा। तो यहाँ का तापमान जरूरी नहीं कि 50 डिग्री सेल्सियस हो, जरूरी नहीं है कि 25 डिग्री सेल्सियस ही हो। 25 से ज्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, सेम ही प्रोसेस होने वाला है। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन रख रहे हैं, मान रहे हैं, तो इसलिए हम ताप भी यहाँ पर कितना रख रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास है इसका रिप्रेजेंटेशन इसका। अब इस सेल के अंदर क्या होने वाला है, ध्यान से समझो। इस सेल के अंदर ये जो शी है, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये बेटा एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। मतलब आप ये एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है और कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है। तो इसलिए हम बात करें हम सेल रिएक्शन की। ध्यान से देखो, अगर ये एक्ट एज एनोड, अगर ये एनोड की तरह काम करता है, अगर ये रिएक्ट करता है किसकी तरह बेटा, एनोड की तरह, तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। चेक करो, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम दिखेगा। जब आप एक और बात ध्यान से देखो, जब हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे तो ये जो प्लेटिनम का तार है, इस प्लेटिनम का तार पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है, चिपक जाती है। यानी कि हर जगह यहां पर आपको क्या दिखेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ये इस तरीके से चिपक जाएगी, इस तरीके से चिपक जाएगी हाइड्रोजन गैस। और यहां पर हाइड्रोजन गैस, मैं तो दिखा रहा था आपको, हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगी। तो जो सरफेस पर नहीं होगी, यहां पर बुलबुले की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस कहां चली जाएगी बेटा, बाहर निकलेगी। जो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगी वो यहां से, यानी कि जो इस पे नहीं चिपकेगी वो यहाँ बबल्स के फॉर्म में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसको अच्छे से समझो बेटा, बहुत अच्छे से। फिर से मैं बता रहा हूं, हमारे पास सॉल्यूशन है हाइड्रोजन का H+ आयन का। तो हमने कहा H+ आयन का हमें कितना रखना है, 1 मोलर कंसंट्रेशन का रखना है। तो हमने एक विलियन लिया जिसमें H+ आयन से, और जिसकी सांद्रता कितनी, 1 मोलर। क्लियर है। हमने फिर एक जैकेट ली कांच की,
कांच की एक जैकेट ली, कांच की एक जैकेट का एक सिरा ओपन कर दिया, जिससे हमने हाइड्रोजन गैस को पास करा 1 atm दाब पर, और ताप कितना रखा बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। ना मैं हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बना सकता था, ना H+ आयन का इलेक्ट्रोड बना सकता था, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रोड लिया इनर्ट, जो क्रिया नहीं करेगा। वो किसका लिया बेटा? पीटी का। तो हमने एक पीटी का तार लटकाया जो इलेक्ट्रोड का काम करने वाला है यहाँ पर। साथ में हमने पीटी के तार पर एक पीटी की प्लेट लटका दी, जिससे रिएक्शंस को अच्छे से ऑब्जर्व किए जा सके। क्लियर बात यहाँ पर? ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। जो हाइड्रोजन गैस पीटी के तार पर क्या हो जाती है? अधिशोषित हो जाती है, चिपक जाती है। तो जो गैस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर नहीं चिपकेगी, हाइड्रोजन गैस, वो बबल्स की फॉर्म में बाहर चली जाएगी। तो अब यहाँ पर हम बात करें, अगर ये शीट जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर ये काम करता है एनोड की तरह, तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। मतलब हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होगी H+ आयन में। हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट होगी? H+ आयन में। तो हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H+ के अंदर। तो चेक करो बेटा, एनोड पर रिएक्शन, जो हाइड्रोजन है H2 गैस, वो कन्वर्ट होगी, इक्विलिब्रियम तो आने आना है, H+ के अंदर। 0 से +1 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। बैलेंस करूंगा तो यहां क्या कर दूंगा? हाफ से गुना, हाफ से गुना। तो आईयूपीए कहते हैं कि जो आईयूपीए कहते हैं कि जो शी का मानक ऑक्सीकरण विभव होता है, शी का मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीकरण विभव होता है, जिसे बोल सकता हूं E0 H2 से ½ H+, बोल सकते हैं ना भाई, E0 H2 से ½ H+, वो भी कितना होता है? 0 होता है। आईयूपीए मतलब आईयूपीएससी ये बात कहते हैं कि जो हाइड्रोजन का मानक ऑक्सीकरण विभव है वो कितना है? 0 है। इसी प्रकार अगर ये काम करता है, एक्ट, रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, निरूपण, इसका निरूपण भी देख लेते हैं बेटा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको भी चेक करो बेटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इधर से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो गैस है वो पीटी इलेक्ट्रोड पर है, तो पीटी H2 गैस, पीटी इलेक्ट्रोड पर इधर हाइड्रोजन गैस, पीटी H2 गैस, कुछ एटीएम दाब होगा, तो 1 atm लिख लेते हैं यहां पर, 1 atm दाब होगा। साथ में हमारे पास एक पैरेलल लाइन लगानी होती है, उसके बाद मुझे दिखानी होती है H+ की कंसंट्रेशन। तो क्या हो दिखाऊं भाई? H+ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितनी है? एक्वस है ना ये, और कंसंट्रेशन कितनी है? मान लीजिए 1 मोलर ही मान लो, 1 कैपिटल M। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया एनोड का, एनोड पर रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। क्लियर है बात? साथ में बात करते हैं, अगर ये काम करता है, अगर ये काम करता है एक्ट एज कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह काम करता है बेटा, तो कैथोड पर होता है अपचयन। तो कैथोड पर क्या होगा? H+ कन्वर्ट होगा H2 गैस में, क्योंकि ऑक्सीजन संख्या बेटा क्या होने वाली है? घटने वाली है। तो फिर कन्वर्ट होगा H+ किसके अंदर? H2 गैस में। जब आप इसे बैलेंस करोगे तो यहां पर क्या करोगे? हाफ से मल्टीप्लाई। तो आईयूपीए कहते हैं कि जो इसका अपचयन विभव होता है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव होता है, वो भी 0 होता है। वो भी कितना होता है बेटा? वो भी कितना होता है? 0। तो याद रखना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव भी 0 होता है और अपचयन विभव भी 0 होता है, ऐसा मानकर हम चलते हैं आईयूपीए के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? तो अब अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देखूं, निरूपण देखूं, इसका निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, चलिए निरूपण देख लेते हैं बेटा इसका। इसका अगर मैं निरूपण देखूं तो H+ से कहा जा रहा है? H2 में, तो मैं कहूंगा H+ एक्वस, कंसंट्रेशन ले लियो 1 मोलर, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो पीटी पर होगी, तो पीटी H2 गैस, प्रेशर कितना ले लिया? 1 atm। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो।
बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं। इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हाँ मानक ऑक्सीकरण विभव भी शून्य माना जाता है और मानक अपचयन विभव भी शून्य माना जाता है। तो चलिए अब मैं इसकी आपको डेफिनेशंस पे लेके चलता हूं। देखिए बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, विभिन्न प्रकार के धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया, इसे क्यों किया गया? क्योंकि विभिन्न धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए। क्योंकि याद रखना इस बात को कि अकेली धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो हम इलेक्ट्रोड विभव जानते हैं, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव जानते हैं, वो उस धातु का वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव नहीं होता। किसी भी धातु का वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव तो हम ज्ञात कर ही नहीं सकते। सॉरी, किसी भी धातु का हम वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव तो ज्ञात कर ही नहीं सकते बेटा। हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रोड डिफरेंस निकालते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। ये बात दिमाग में डाल लो। तो इसलिए हमने इसका यूज किया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ताकि हम किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकें। खैर आगे चलो। होता क्या, एक पात्र में हम HCl का विलयन भरते हैं। हमने भरा था, जिसकी सांद्रता 1 मोलर रखी थी तथा ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने ताप भी कितना रखा बेटा उसका? 25 डिग्री सेल्सियस। इस विलयन में एक कांच की नली द्वारा, हमने इस विलयन के अंदर जो एक कांच का जैकेट लिया था, वो नली कांच की नली द्वारा पीटी के तार से, पीटी का जो वायर था, पीटी की प्लेट लटकी होती है, लटकाई थी हमने। कांच की नली में 1 एटीएम दाब पर, जो कांच की नली है उसके अंदर हम 1 एटीएम दाब पर क्या करते हैं? H2 गैस भरते हैं। अतः सेल में होने वाली अभिक्रियाएं लिखी गई, नीचे लिखी गई है। तो जो सेल में अभिक्रिया हो रही है, अगर मैं बात करूं बेटा, वैसे तो मैंने वहां दिखा दिया और नोट भी वहीं से करना है। इसके बाद बेटा डायग्राम नोट करना है जो पीछे कराया, दिखाऊंगा वो भी। वो डायग्राम नोट करना और वो रिएक्शंस नोट करनी है। फिर भी यहाँ पे बता देता हूं मैं। अगर बात करें कैथोड पर, ये काम करता है कैथोड की तरह। अगर ये काम करता है बेटा कैथोड की तरह, तो मैं लिख सकता हूं H प्लस एक्वस कन्वर्ट होगा H2 गैस में। हाफ यहां लगा सकता हूं मैं बैलेंस करने के लिए। क्लियर है? तो यहां दिखाऊंगा E नॉट H प्लस से हाफ H प्लस से H2 वो कितना मान के चलेंगे? 0। ऐसे ही अगर ये काम करता है एनोड की तरह, तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पर होता है ऑक्सीजन, तब हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होगी H प्लस के अंदर, H प्लस आयन में। और अगर H प्लस आयन में कन्वर्ट होगी तो मैं लिख सकता हूं इसका E नॉट हाइड्रोजन गैस से कन्वर्ट होगा हाफ H प्लस में, और वो भी इसका कितना होगा? 0 होगा। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड विभव भी 0 है और इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी 0 माना जाता है। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। तो चलिए आगे चलते हैं। उस डेफिनेशन के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम के बाद यहां पर दिखानी है एक्ट एज एनोड। अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो ये वाली रिएक्शंस होगी, और अगर ये बेटा कैथोड की तरह काम कर रहा है फिर ये वाली रिएक्शंस होगी। इंपोर्टेंट बात यह कि किसी भी इंपोर्टेंट बात यह कि जो हाइड्रोजन का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो ऑक्सीकरण विभव भी 0 होता है और इसका अपचयन विभव भी 0 होता है। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं हम इससे आगे। अब बात करते हैं भाई धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो बेटा ये बात हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखनी है, किसी भी धातु का हम वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाल सकते, हम उसका इलेक्ट्रोड डिफरेंस निकालते हैं। और इलेक्ट्रोड डिफरेंस के लिए हमें एक ऐसा सेल चाहिए था जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 हो, और ऐसा हमने बनाया शी को। तो शी का मानक इलेक्ट्रोड विभव, अगर वो एनोड की तरह काम करेगा तब भी उसका 0 आएगा इलेक्ट्रोड विभव, अगर वो कैथोड की तरह काम करेगा तब भी उसका विभव कितना आने वाला है? 0। मतलब ऑक्सीजन विभव भी 0 है और अपचयन विभव भी 0 है। तो मैं क्या करूंगा कि किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड को शी के बराबर में रख दूंगा और उसके कारण तो क्या आएगा? 0। तो जो इलेक्ट्रोड विभव हमें वोल्ट मीटर में दिखेगा वो दूसरी धातु के कारण ही होगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं धातु का इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं? किसी धातु का
इलेक्ट्रोड विभव शी के बराबर में रखकर, शी मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखकर बराबर में रखकर तथा दोनों को वोल्ट मीटर से जोड़कर, वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों किससे जोड़ देंगे बेटा? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग प्राप्त होती है, जो रीडिंग प्राप्त होती है, जो भी रीडिंग प्राप्त होगी वह उसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव होगा, वह उसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव होगा। कौन सी वाली धातु का? जिसे हमने शी के बराबर में रखा, जिसे हमने शी के बराबर में रखा, इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो चलिए देखते हैं इसको बेटा, अच्छे से देखते हैं, ध्यान से समझना। मेरे पास, मैंने क्या करा, मुझे Zn का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। किसका निकालना है बेटा? Zn का। तो मैंने क्या करा, Zn का इलेक्ट्रोड बनाया, तो Zn को Zn के विलयन में डिप कराऊंगा। Zn को कहां डिप कराऊंगा बेटा? Zn के विलयन में। तो ध्यान से देखो, Zn को Zn के विलयन में हमने डिप करा दिया। यह है Zn का विलयन, जिसके अंदर है Zn डाइपॉजिटिव आयंस। इसमें मैंने क्या करा, एक रॉड डिप करा दी बेटा। क्या करा दी? एक रॉड डिप करा दी। ये रॉड किसकी है? Zn की, Zn रॉड। आपको पता है Zn हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो इसलिए Zn एनोड का काम करेगा। तो फिर हाइड्रोजन यानी कि शी किसका काम करेगी? कैथोड का काम करेगी। तो ये काम करने वाला है बेटा किसका? एनोड का, क्योंकि हाइड्रोजन, Zn का स्थान हाइड्रोजन से कहां है? ऊपर है। तो जिसका स्थान ऊपर होता है उसका एनोड लगाते हैं, जिसका स्थान नीचे होता है उसका कैथोड लगाते हैं। तो अब मैं बना रहा हूं यहां पर शी, ध्यान से देखते रहो बेटा। यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? यहां पर शी, ये मेरा शी है। शी में क्या होता है, हम यहां पर HCl का विलयन लेते हैं। किसका विलयन लेते हैं बेटा? HCl का। ध्यान से देखते रहो, ये HCl का विलयन है, ये हमारा HCl का विलयन है। ये क्या है हमारा? ये HCl का विलयन। और HCl का जो विलयन है उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए बेटा? 1 मोलर। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, कांच के एक जैकेट डिप कराऊंगा। तो ये मेरे पास एक कांच की एक जैकेट, ये एक कांच की एक जैकेट है बेटा। क्लियर है? अब क्या करना है, मुझे इसका एक सिरा ओपन करना है ताकि मैं हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर सकूं। तो मैंने यहां से ओपन कर दिया ताकि मैं इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकूं बेटा? यहां से प्रवाहित कर सकूं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन गैस को यहां से बेटा क्या करेंगे हम? H2 गैस को प्रवाहित करेंगे। दाब कितना रखना है? मैं यहाँ पर 1 atm, राइट। अब मैं एक इलेक्ट्रोड भी डुबाऊंगा इसके अंदर, जो कि इनर्ट होगा, जो कि क्या होगा? इनर्ट, ये रहा। और साथ में इससे मैं क्या करूंगा, एक प्लेटिनम की प्लेट भी लटकाऊंगा। ये प्लेटिनम की क्या हो गई? हमारी एक प्लेट जो काम कर रही होगी। किसका बेटा? हमारे पास प्लेटिनम की एक प्लेट है ना, ये रही, जहां पर रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएंगे हमें कि हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रही है या हाइड्रोजन कन्वर्ट, H+ जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो H+ और H2 के बीच वो साफ दिख जाएगा। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छे। अब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा, बेटा एक वोल्ट मीटर से। ये वोल्ट मीटर से मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग प्राप्त होगी, वोल्ट मीटर में, वो दोनों के इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव के कारण होगी। अब इस इलेक्ट्रोड पर विभव कितना उत्पन्न होगा? 0। तो मेनली किस पर इलेक्ट्रोड, जितना इलेक्ट्रोड विभव मिलेगा वो इसी के कारण होगा। इसी चीज को हम फाइंड आउट करते हैं। अभी और देख लेते हैं इसके अंदर।
हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन के बुबल्स निकल जाएंगे। ये क्या है, पीटी की प्लेट है, इस तरीके से हमने बना लिया। बस ये पीटी का तार है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होगा या इससे भी डिफरेंस टेम्परेचर, तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ का भी बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 मोलर सांद्रता हो, सही है, स्टैंडर्ड कंडीशन हो। तो अब मैंने ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना बेटा बहुत अच्छे से। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर सेल का जो वोल्टेज देखा वो देखा 0.76 वोल्ट। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग मिली हमें दोनों के कारण वो कितनी मिली, 0.76 वोल्ट, और हमें Zn का निकालना है। तो मैं जानता हूं, मैंने आपको बताया था, चूंकि हम जानते हैं किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं, चूंकि हम जानते हैं कौन से फॉर्मूले से, ई नॉट सेल से बराबर होता है ई नॉट कैथोड। बताया था ना भाई, दाएं में से बाएं वाले को घटा के हम सेल का विभव निकालते हैं। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड पर कौन है, कैथोड पर है हाइड्रोजन। तो मैं कैसे लिखूंगा कैथोड पर बेटा, मैंने आपको बताया था कैथोड है तो अपचयन हो रहा होगा, तो अपचयन मतलब रिडक्शन, तो H प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ H प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। अपचयन विभव तो रखूंगा मैं माइनस माइनस, यहां पर क्या हो रहा है, Zn कन्वर्ट हो रहा होगा Zn डाई पॉजिटिव में, ऑक्सीकरण। लेकिन भाई हमेशा हम रखते कौन सा विभव है, अपचयन विभव। तो मैं यहां पर भी क्या लिखूंगा, ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव से Zn। हम हमेशा जब भी विभव पुट करेंगे तो कौन सा विभव पुट करते हैं बेटा, अपचयन विभव पुट करते हैं। तो ये भी अपचयन विभव है और ये भी अपचयन विभव है। तो चलिए हमारे पास ई नॉट सेल मुझे पता है, ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि हम जानते हैं जो ई नॉट, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव होता है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, वो 0 होता है। जो हाइड्रोजन का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 होता है, अभी बताया मैंने आपको। तो मैं निकाल सकता हूं ई नॉट सेल, कितना ई नॉट सेल, सेल कितना विभव बना रहा है, सेल बना रहा है बेटा 0.76 वोल्ट। ई नॉट H प्लस से H2 कितना है, 0, तो माइनस ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव से Zn कितना होगा वो निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूं, इसको इधर ले जाऊं, पॉजिटिव हो जाएगा, इसे इधर ले जाओ, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं, पहले इसको मैं सोल्व करता हूं, 0 में से ये गया तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे, ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव से Zn, माइनस इधर ले जाओ या फिर इधर इसे इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, इसे इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। तो ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव से Zn कितना मिलेगा, माइनस 0.76। तो आपने देख लिया होगा जिंक का जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव वो कितना निकल कर आया, कितना निकल कर आया बेटा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव माइनस के 0.76 वोल्ट, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अगर मैं बात करूं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की, तो मैंने आपको बताया था जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के विपरीत होता है, साइन विपरीत होते हैं। तो अगर मैं माइनस से गुना कर दूं, इसमें माइनस से गुना कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn से Zn डाई पॉजिटिव में। तो अगर माइनस से गुना करोगे तो प्लस 0.76 वोल्ट। तो अब ये क्या होगा बेटा, अब ये क्या होगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी भी धातु का आप अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी निकाल सकते हो और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव भी निकाल सकते हो, किसके, उस धातु को शी के बराबर में रखकर। क्योंकि मैं किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड डिफरेंस निकाल सकता हूं, एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अगर मैं इस कंटेनर से यहां पर इलेक्ट्रोड विभव निकालने लगूं तो निकाल नहीं सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड डिफरेंस ही निकाल सकता हूं मैं, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस ही बताया जा सकता है। इस इलेक्ट्रोड पर कितना वोल्टेज बन रही है ये नहीं बताया जा सकता। तो किसी भी धातु का वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते हम, हाँ इलेक्ट्रोड विभव में डिफरेंस निकाल सकते हैं जिसे हम विभवांतर बोलते हैं, विभव में अंतर निकाल सकते हैं। और विभव में अंतर निकालने के लिए मुझे एक ऐसा सेल चाहिए था, ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए था जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य हो, और वो हमने किसे मान लिया, हाइड्रोजन को। तो अब मैं इसको किसी के बराबर में भी रखकर उस धातु का क्या निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रोड विभव फाइंड आउट कर सकता हूं, जैसा भी हमने किसका निकाला बेटा, Zn का निकाला, निकाला है नहीं निकाला, देखो Zn का निकाला, क्योंकि नॉट H प्लस से H2 का तो 0 होता है ना, तो Zn का निकल कर निकाल सकते हो। अब वो क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट था,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे एनसीईआरटी कि भाई निकाय Mg डाई पॉजिटिव से Mg का, देखो अपचयन विभव निकलवाना चाह रहा है वो, Mg का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो, या तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या दिया, फिर इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो मुझे इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए इसको किस के बराबर में रखना पड़ेगा, शी के बराबर में रखना पड़ेगा। तो मैं छोटा सा एक सेल बना रहा हूं, आपको पता होना चाहिए Mg और H हाइड्रोजन में ऊपर कौन आता है, Mg ऊपर आता है, तो Mg का एनोड बनेगा और हाइड्रोजन का कैथोड। तो छोटा सा एक सेल बना लेते हैं। ये मेरे पास Mg का सॉल्यूशन होगा MgSO4, और इसमें मैं डिप कराऊंगा Mg की एक रोड, ये Mg की रोड होगी जो काम कर रही होगी बेटा किसका, एनोड का, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। यहां बनाऊंगा मैं शी, तो शी में हम किसका विलयन लेते हैं बेटा, HCl का, जो कि 1 मोलर होगा। साथ में इसके अंदर कांच की रोड डिप कराऊंगा, कांच की जैकेट जो होती है ये, और इसके अंदर में पीटी का एक वायर लटका दूंगा जिस पर एक पीटी की प्लेट लटकाई होगी। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, पीटी का तार, पीटी का तार। साथ में यहां से बेटा मैं यहां से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करूंगा, H2 गैस को, H2 गैस प्रवाहित करूंगा, कितने दाब पर, 1 ATM दाब पर। तो ये शी हो गया हमारे पास, शी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये इन दोनों को मैं क्या करूंगा, एक वोल्ट मीटर से जोड़ दूंगा, वोल्ट मीटर से जोड़ दूंगा। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग मिलेगी, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग मिलेगी, वोल्ट मीटर में वही रीडिंग किसके कारण होगी, Mg डाई पॉजिटिव से Mg के कारण होगी। वही विभव हमारा किसका होगा, Mg डाई पॉजिटिव Mg का होगा, Mg डाई पॉजिटिव से Mg का होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मैं क्या लिख सकता हूं, Mg की छड़ को Mg डाई पॉजिटिव या MgSO4 के MgSO4 के 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर इसका भी, क्योंकि कंडीशन फिक्स है ना बेटा, यहाँ की 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और 1 मोलर सांद्रता, स्टैंडर्ड कंडीशन रखनी है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबाकर डुबोते हैं तथा इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी बोलते हैं जिसे हम, के बराबर में रखकर दोनों के बीच क्या जोड़ देंगे बेटा, दोनों के बीच वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग प्राप्त होती है, समझ रहे हो बात को, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग प्राप्त होती है वही Mg डाई पॉजिटिव से Mg का इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं, बस उस धातु को शी के बराबर में रख दो, तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग मिलेगी वही रीडिंग उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।
ठीक है, पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।